हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का है और प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने 2022 का 2023 का क्वेश्चन डाला है उसी प्रकार से आपका 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा और उसके पैटर्न पे आप लोग को ये मालूम हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आपको किस टाइप का क्वेश्चन होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए आपने 2022 2023 का क्वेश्चन देखा होगा तो आपका कुछ क्वेश्चन जो है 2024 में रिपीट करेगा। ठीक है, तो आपका एक या दो क्वेश्चन जो है आपको हर साल कोई ना कोई पैटर्न में रिपीट करता है, चाहे वो सब्जेक्टिव में हो या ऑब्जेक्टिव में हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में 100% आना ही होता है। जैसे आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा बैग ऑफ वर्ड्स से। ठीक है, और एक और क्वेश्चन होगा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होगा। तो बैग ऑफ वर्ड्स में क्या हो जाएगा कि आपका वर्ड को नॉर्मलाइज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप्स होता है वो लिखना होता है। और एक होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका कंफ्यूजन दिया होता है। कंफ्यूजन कहने का इन सेंस ये हो गया कि आपको कुछ कंडीशन दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर निकालना होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना आपका हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं और आने वाले समय में भी आपको एग्जाम में रहेगा ही। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपका यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ हाउ इंडिविजुअल चॉइस एंड बिहेवियर्स कैन कंट्रीब्यूट टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें दो एग्जाम्पल आपको बताना है कैसे कोई भी एक आदमी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है या ऐसा कौन सा काम करेगा जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसका कुछ न कुछ योगदान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली इन स्विचिंग ऑफ लाइट, फैन एंड अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। सबसे पहला ये है कि आप जो है बिजली का कोई भी ये डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसको अगर यूज ना रहे तो उसको आप बंद कर दें। ठीक है, सेकेंड क्या है, रिड्यूस प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक के यूज को भी कम करना है। ओके, कैरी यूजेबल बैग्स एंड बॉटल्स टू डिक्रीज वेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो आपको रीयूजेबल बैग यूज करना है और जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट है अगर उसको यूज करके कोई ऐसा आइटम हो जिसको आप बार बार यूज करके आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का बॉटल हो गया, उसका बहुत सारा आपका रीयूजेबल कंडीशन होता है यूज करने का। ठीक है, आपको हर तरह कंडीशन में उसको यूज करते हैं तो इससे भी आपका इन्वायरमेंट जो होता है प्रोटेक्ट होता है। क्वेश्चन 2 है, लिस्ट एंड 2 कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। दो आपको कोई भी मिसकंसेप्शन लिखना है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। पहला हो गया, एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड, यानी पीपल ओनली बिलीव एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी लर्न। मतलब कहने का ये हो गया कि आपको एंटरप्रेन्योर जो होता है वो जन्म से ही आपका उसके अंदर स्किल होता है। ठीक है, और उसको किसी को सिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, जबकि ये टोटली क्या है, मिथ है। आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर स्किल, ठीक है, आपका मेहनत लगन होना चाहिए तो आप किसी काम को कर सकते हैं। तो पहला आपको कंडीशन मिथ हो गया। सेकंड क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर नीड अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। लोगों का एक ये भी मानना है कि अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो भाई आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, जबकि कोई अगर आदमी चाह ले तो कम से कम पैसा लगा के भी किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, एक अपना कंपटीशन मार्केट में ला सकता है। ठीक है, तो वो अपना हिसाब से काम कर सकता है। तो ये आपका दो मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन इफेक्टिवली डीलिंग विथ स्ट्रेस, प्रोवाइड एनी वन स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल टू रिड्यूस स्ट्रेस। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का क्या यूज होता है। ठीक है, और कैसे टाइम मैनेजमेंट द्वारा हम किसी स्ट्रेस को कम करेंगे, अपने हिसाब से एक आध एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर लिखा है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस बाय प्रिवेंटिंग ओवरलोड, अवॉइडिंग लास्ट मिनट प्रेशर एंड अलाउइंग टास्क टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइमली मैनर। कहने का मतलब ये हो गया
कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपके वर्कलोड को कम करेगा, और सबसे बड़ी बात, जो काम आप लास्ट आवर में करते हैं ना, वो आप काम पहले खत्म कर लेंगे। ठीक है, कभी भी कोई भी काम लास्ट आवर के नहीं छोड़ना है, तो उससे क्या होगा, लास्ट मिनट जो प्रेशर होगा वो आपके पास नहीं रहेगा और आपका काम, सभी काम जो है समय पे कंप्लीट होगा। क्रिएट अ डेली टू डू लिस्ट एंड प्रायोरिटी टास्क बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस एंड डेडलाइंस। हमेशा काम रोज कीजिए और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कीजिए। जो काम जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उस काम को आपको पहले करना है, याद रखना है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें देखिए कि आपका बहुत सारा काम है, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस काम का है, उस काम को आपको पहले करना है। क्वेश्चन 4 है, मेंशन एनी 2 मेजर दैट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक टू प्रोटेक्ट देयर डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड वायरस। आपको कोई 2 तरीका लिखना है जिससे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जो है वायरस से बचा सकते हैं, या कोई थेफ्ट से चोरी से बचा सकते हैं, हैकिंग से बचा सकते हैं। उसके लिए क्या 2 तरीका होगा। पहला ये हो गया आपको, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। सबसे पहला आपको है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना है, ठीक है, और 2 वे आपको फैक्टर यूज करना है, जिसमें 2 फैक्टर मतलब क्या हो गया कि आप पासवर्ड डाले और उसमें कुछ ओटीपी का अगर ऑप्शन होगा तो उसको भी इनेबल कर दे। तो पासवर्ड मान लीजिए कोई जान जाएगा तो बिना ओटीपी डाले आपका सिस्टम या डिवाइस ओपन नहीं हो। ये 2 फैक्टर आपका ऑथेंटिकेशन हो गया। उसका सेकंड क्या है, इंस्टॉल एंड रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिमूव हार्मफुल वायरस। ठीक है, तो आपको अगर कंप्यूटर यूज करते हैं और उसको सेफ रखना है तो टाइम टू टाइम उसको एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको अपडेट करते रहना है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट कीजिएगा तो आपका सिस्टम जो होगा अकॉर्डिंग टू वायरस जो अपडेट होते रहेगा। जैसा जैसा नया नया वायरस आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको एंटीवायरस जो है अपडेट होते रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 है, द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज चूज कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप विथ योर peers, superiors and customer. Write the 4 factor on basis of which you can choose the right methods of communication. देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड हो गया ना जिसमें आप किसी भी चीज को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर बात करना होगा तो हम बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, वर्बली रिप्रेजेंट करते हैं, आपका नॉन वर्बल वे में होता है, रिटन वे में होता है। तो कभी कभी कम्युनिकेशन जो होता है वो दूसरे को मिसकंसेप्शन भी देता है। अगर आपका कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं होगा ना तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा और आप समझाएं कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप कोई भी मैसेज को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा कौन सा मेथड यूज करेंगे मैसेज का कि दूसरे को समझ में आ जाए बिना कोई प्रॉब्लम का, उसी मेथड को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, कि अगर आपको दोस्त से बात करना है, रिलेटिव से बात करना है, कोई और से बात करना है, तो उसके लिए वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 फैक्टर लिखना है। सबसे पहला आपको हो गया, द 4 फैक्टर ऑफ चूजिंग द राइट मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आर अर्जेंसी ऑफ मैसेज। सबसे पहला फैक्टर ये हो गया कि आप जो मैसेज कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उसकी कितनी अर्जेंसी है, कितना अर्जेंट वो मैसेज है, ये आपको पता चाहिए। बहुत अर्जेंट है तो कम्युनिकेट कीजिए, अगर नहीं तो आप होल्ड करके रखिए उसको। सेकेंड हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो आप इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर बहुत कॉम्प्लेक्स मैसेज है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा मैसेज है, तो आपको दूसरे के सामने उसको इजी वे में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए जिससे सामने वाले को आसानी समझ में आ जाए। ठीक है, ऑडियंस टाइप एंड प्रेफरेंस। अब ये भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको हम मैसेज सुनाने जा रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो ऑडियंस कैसा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, या फिर बात समझने वाला है या नहीं है। ये सब चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा सामने वाला ऑडियंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का मेन पर्पस यही है कि आपकी बात जो है ना सामने वाले को समझ में आना चाहिए, चाहे किसी भी मेथड में हो। ठीक है, उसके बाद है नीड फॉर रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन। आप ये भी देख लीजिए कि अगर कम्युनिकेट हो रहा है तो क्या आपको उसका क्या आवश्यकता है।
तो उसका रिकॉर्ड्स का क्या आवश्यकता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई आपको लिखित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सही बहुत बड़ा फैक्टर होना चाहिए। अगर लिखित है तो और अच्छी बात है, क्योंकि लिखित जो होता है एक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एविडेंस होता है। अगर लिखित वे में किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं मतलब कि आपने सही में सामने में कम्युनिकेट कर दिया है। ओके, ये भी देखना होता है कि रिकॉर्ड्स जो है या डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको है कि नहीं, ये भी आप एक फैक्टर मान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन आपका मशीन लर्निंग हो गया और डीप लर्निंग हो गया। आपका ये क्वेश्चन जो है 2022 के ये 2023 के भी क्वेश्चन पेपर में आया था कि आपका एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तीनों में क्या डिफरेंस है, इसको लिखने के लिए था। और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन आ गया आपको, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में क्या होता है। तो मशीन लर्निंग एक एआई का ऐसा सबसेट हो गया जिसमें आपको मशीन जो है लर्न करता है डेटा से, जो हम डेटा देंगे मशीन को, जो एल्गोरिथम देंगे उससे वो लर्न करेगा। सिंपल डेटा देंगे उससे वो लर्न करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट देगा। उसमें कोई प्रोग्रामिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है। डेटा दिया, आपका मशीन जो है लर्न किया, उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो होगा वो आपको निकाल देगा। ठीक है, या प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो होगा वो दे देगा। ये आपका क्या मशीन लर्निंग में। बट डीप लर्निंग में क्या होता है कि डीप लर्निंग जो होता है वो स्पेशलाइज्ड आपका सबसेट होता है मशीन लर्निंग का। इसका काम क्या होता है, तो आपको डीप लर्निंग जो है वो मल्टी लेयर एआई न्यूरल नेटवर्क के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो वहां पर डीप लर्निंग काम करेगा, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डेटा से वो आपको यूजफुल डेटा को निकाल कर आपके मशीन को ट्रेंड करता है। ओके, और डीप लर्निंग में क्या होता है कि आपको जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होगा, डेटा बड़ा बड़ा डेटा सेट होगा, उससे आपका लर्निंग प्रोसेस चलते रहता है। तो मशीन लर्निंग में आपका सिंपल डेटा दे दिया, वो लर्न कर रहा है, लेकिन डीप लर्निंग में आपको कॉम्प्लेक्स डेटा लर्न करेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क। उसमें भी आपका 3 पार्ट होता है, आपका इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर, और तीनों का अलग अलग हिसाब किताब होता है। ओके, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बोट एंड स्मार्ट बोट। ये भी आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आपको मैच किया है, ये भी आपका क्वेश्चन आपको आया है 23 में या 22 में भी आया है। इसमें क्या है, स्क्रिप्ट बोट क्या होता है, फॉलो प्री डिफाइंड रूल और स्क्रिप्ट, दे रिस्पॉन्ड ओनली टू स्पेसिफिक कमांड प्रोग्राम बाय ह्यूमन, इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट इंटरेक्शन, रिस्पॉन्स रिमेन द सेम अनलेस मैनुअली अपडेटेड। सिंपल एक लाइन में समझ जाइए आप लोग। स्क्रिप्ट बॉट मतलब ये हो गया कंट्रोल बाय या प्रोग्राम बाय ह्यूमन, जो डिवाइस ह्यूमन द्वारा कंट्रोल किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, और सब कुछ ह्यूमन द्वारा ही अपडेट किया जाता है, वो आपका स्क्रिप्ट बॉट होगा। उसके बाद स्मार्ट बोट क्या होता है, तो ये एक ऐसा डिवाइस हो गया या मॉडल्स कह सकते हैं जो एआई और नेचुरल एनएलपी का यूज करके वो सारे क्यूरी को पूरा करता है। जो क्यूरी करेंगे उसको वो पूरा करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। यही इसका मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो आपको स्क्रिप्ट बोर्ड जो होता है वो प्री डिफाइंड आपका रूल्स होता है, स्क्रिप्ट होता है, जो आपको कमांड प्रोग्राम किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और स्मार्ट बोर्ड क्या होता है कि आपका इंटरेक्शन जो होता है वो आपको एआई और एनएलपी का यूज करके वो इंटरेक्शन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग रिस्पॉन्स से वो सीखता है, अलग अलग आपको डेटा से लर्न करेगा, और अलग अलग जो उसमें हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, जो उसको कमांड देंगे, उससे लर्न करेगा। लेकिन आपको स्क्रिप्ट बोर्ड में क्या होता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें सब मैनुअल करना पड़ता है। और स्मार्ट बोर्ड में क्या होता है कि आपको टोटली एआई द्वारा होता है, तो हर चीज वो अपडेट ऑटोमेटिक होते रहेगा। अब है 8 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन इन एआई मॉडल्स, आल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग विद रिस्पेक्ट टू एआई मॉडल्स इवैल्यूएशन। अगर एआई मॉडल्स की बात करें तो उसमें इवैल्यूएशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल में एक स्टेप है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, और इवैल्यूएशन जो के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो आपको ओवरफिटिंग का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन में ही एक ओवरफिटिंग होता है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए,
Evaluation of an AI model means measuring how well the trained model perform on unseen या टेस्ट डेटा। मतलब इवेल्युएशन एक ऐसा AI मॉडल्स हो गया जिसमें ये मेजर किया जाता है, ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो आपने मॉडल्स बनाया है उस मॉडल्स को कैसे टेस्ट करेगा। ठीक है, यानी वो चेक किया जाता है मॉडल्स को कि जो आपने तैयार किया है मॉडल्स वो काम कैसे कर रहा है, जो आप डेटा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट क्या आ रहा है। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है? इवेल्युएट करना, चेक करना। ठीक है, आप एआई मॉडल्स को चेक करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग जो आपने डेटा उसको दिया, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपका मॉडल्स जो है क्या काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, और जैसा आपने सोचा था वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो पता करना। ठीक है, it have determined the model's accuracy, reliability and ability to make correct prediction in real world situation। और ये आपको ये हेल्प करता है, डिटरमाइन करता है कि जो आपने ये मॉडल्स बनाया है उसकी एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और एबिलिटी क्या है, यानी उसका प्रेडिक्शन क्या है, जो हम उसका प्रेडिक्शन अच्छा है कि नहीं है, जो हम उस पर डाटा डाले उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट कितना % एक्यूरेट आ रहा है, वो सब हम लोग इवेल्युएशन के फैक्टर में जानते हैं, यानी इवेल्युएशन स्टेप में जानते हैं। ठीक है, कॉमन इवेल्युएशन मैट्रिक्स इंक्लूड एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। अगर आप लोग को इवेल्युएशन मेथड में अगर फाइंड आउट करना है कि आपका एआई मॉडल सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका रिजल्ट सही ढंग से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका एक्यूरेसी कितना % है, तो उसमें आपका इवेल्युएशन मैट्रिक्स होता है जिसमें आपको एक्यूरेसी आता है, प्रिसीजन आता है, रिकॉल आता है, F1 स्कोर आता है। ये सब चीज निकाल कर हम लोग ये पता करते हैं कि आपका एआई मॉडल जो तैयार हुआ है उसका एवेल्युएशन करने के बाद कैसा रिजल्ट आएगा, सेटिस्फाइड रिजल्ट होगा या नहीं होगा, ये सब मेथड से आपको पता किया जाता है। ओवरफिटिंग अकर व्हेन अ मॉडल लर्न द ट्रेन डेटा टू वेल इंक्लूडिंग नॉइज अनवांटेड पैटर्न। मतलब ये हो गया कि अगर कोई मॉडल्स आपने तैयार किया, ठीक है, और वो मॉडल्स आपके डेटा से लर्न कर रहा है, ये तो सिंपल है, डेटा से लर्न करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बकवास कोई डेटा डाल दिया गया, उसके अंदर कोई ऐसा डेटा डाल दिया गया कि आपको उस मॉडल्स को जरूरत था ही नहीं, तभी उस चीज को डाल दिया गया, तो क्या उस कंडीशन में मशीन लर्न करेगा कि नहीं करेगा? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका वो जो है दोनों कंडीशन में काम करेगा, आपको एक्यूरेट रिजल्ट भी दे सकता है या फिर आपका खराब रिजल्ट भी दे सकता है, क्योंकि आपका उसमें डेटा जो है ओवर फिटिंग हो गया है। मतलब आपका डेटा जो है उसमें जो जरूरत है वो भी चला गया और जो जरूरत नहीं है वो भी चला गया, तो दोनों कंडीशन में आपको काम करेगा। क्या यहाँ लिखा है देखिए, एज रिजल्ट इट परफॉर्म वेरी वेल ऑन ट्रेन डेटा बट पुअरली ऑन टेस्ट और न्यू डेटा शोइंग दैट इट कैन नॉट जनरलाइज प्रॉपर्ली। मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि आपका पुअरली रिजल्ट दे, ठीक है, या टेस्ट ही पुअरली करे और जैसा आप चाहते हो वैसा रिजल्ट ना दे। ठीक है, तो ओवरफिटिंग में क्या होता है कि मॉडल तो लर्न कर लेता है, आपका जो ट्रेन डेटा होगा या डेटा से लर्न करवाना लर्न कर लेगा, लेकिन जो अनवांटेड डेटा चला जाएगा उसका क्या, उससे जो मशीन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मशीन हो सकता है कि उसमें से एक्यूरेसी देना बंद कर दे या हो सकता है सही रिजल्ट आपको ना दे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर अ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक एंड एफिशिएंटली एलोकेटिंग रिसोर्स through the analysis of medical record, would you recommended using supervised learning or unsupervised learning as the preferred machine learning approach? Explain your choice briefly। देखिए होता क्या है कि हेल्थ केयर में जो बीमारी वगैरह जो होता है या फिर हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा मशीन बनता है, एआई मॉडल्स बनाया जाता है, तो बनाने के बाद वहाँ हॉस्पिटल सप्लाई किया जाता है, तो वहां पे आपका बीमारी का प्रिडिक्शन किया जाता है, चेक किया जाता है कि हाँ भाई इसका संभावना बीमारी का है या नहीं है। तो क्या इस मेथड को हम लोग जो आपका बीमारी को एनालाइज करने का है हॉस्पिटल्स में या कोई हेल्थ केयर में, तो वहां पे जो एनालाइजिंग होता है तो वो एनालाइजिंग क्या सही होगा या गलत होगा, वो कैसे फाइंड आउट होगा? वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में जाएगा या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जाएगा? क्या उसके रिजल्ट को मशीन के जो रिजल्ट जो निकलता है क्या उसको प्रेफर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो इसी चीज को यहाँ पे आपको लिखना है, आपको रिकमेंड करना है कि क्या उसके टास्क को सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेके चलेंगे या अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेके चलेंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा
क्या वो प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग आगे आपका कुछ बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। जो आपका पर डे मशीन या मॉडल सीखेगा उसके अकॉर्डिंग आप आय का रिपोर्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यहाँ देखिए आंसर क्या है। फॉर द टास्क सुपरवाइज लर्निंग इज द प्रेफर अप्रोच। इस टास्क में सुपरवाइज लर्निंग जो होगा प्रेफर होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रिडिक्टिंग डिजीज आउटब्रेक एंड एलोकेटिंग हेल्थ केयर रिसोर्स रिक्वायर्ड लेवल हिस्टोरिकल डेटा सच एज पास्ट डिजीज केसेज सिम्टम्स डायग्नोसिस रिजल्ट एंड आउटकम्स। देखिए अगर रिजल्ट को प्रिडिक्ट कोई डिजीज को प्रिडिक्ट किया जाता है तो उसमें क्या होता है ना कि हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल डेटा मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी पेशेंट को मशीन द्वारा टेस्ट किया गया और उस मशीन में मान लीजिए कि 1000 पेशेंट का टेस्ट किया गया तो 1000 पेशेंट का आपका रिकॉर्ड उसमें हो गया। तो होगा क्या कि जैसे 1000 पेशेंट के बाद फिर 1001वां पेशेंट आएगा तो उसका कोई ना कोई सिम्टम्स जो है 1000 पेशेंट से मैच करेगा। तो उससे क्या होगा कि मशीन को एनालाइज करने में सुविधा हो जाएगा, सिम्टम्स को निकालने में सुविधा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी लेवल बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। मशीन भी एक्सपीरियंस से लर्न करना शुरू कर देगा। यानी 1000 कैंडिडेट को 1000 पेशेंट को जिसने देखा 1000 पेशेंट को टेस्ट किया तो हो सकता है कि 1000 के बाद जो पहला कैंडिडेट होगा, जो पहला पेशेंट होगा, उसका कोई ना कोई लक्षण तो पहले से मैच करेगा ही। अगर मैच करेगा तो उससे क्या होगा, एक्यूरेसी लेवल आपको इंप्रूव हो जाता है और मशीन जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देना या आउटकम्स देना शुरू कर देता है। ठीक है। So while learning use these label record to train models can accurately predict future and outbreaks and help plan resource distribution। जो मैंने बताया वही चीज है। इससे क्या होता है, while learning से क्या होता है कि जो लेवल रिकॉर्ड मिलता है उससे क्या होगा, जो आपका मशीन्स होगा वो मशीन ट्रेंड हो जाता है पूरा और आपका प्रिडिक्शन जो होता है मशीन का वो एक्यूरेट साबित होना शुरू हो जाता है। यानी जो बीमारी मशीन बताता है रियल में आदमी के पास वही बीमारी निकलता है। क्वेश्चन 10 देखिए, व्हाट रोल डज डेटा प्ले इन एआई बेस्ड एप्लीकेशन? नेम एनी 2 सोर्स ऑफ ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर बिल्डिंग एनी एआई बेस्ड एप्लीकेशन। देखिए बताना है कि एआई बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन हो गया, एआई बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन हो गया, उसमें डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। डेटा जो हम लोग उसमें इंटर करेंगे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और आपको कोई भी ऑनलाइन डेटा कलेक्शन का आपको एआई सिस्टम बताना है, एआई बेस्ड एप्लीकेशन बताना है जो डेटा को कलेक्ट करता है। देखिए डेटा इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एआई सिस्टम। एआई मॉडल लर्न पैटर्न, मेक प्रेडिक्शन एंड टेक डिसीजन बेस्ड ऑन द quality and quantity of data they are trained on. Better data leads to more accurate, reliable and efficient AI application। देखिए सबसे सिंपल बात समझ लीजिए, हमेशा के लिए समझ आपको आना चाहिए दिमाग में कि AI सिस्टम जो है ना या AI मॉडल्स जो भी है बिना डेटा का काम नहीं करेगा। डेटा देंगे तभी वो काम करेगा, चाहे डेटा उसको ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन दीजिए। मतलब ये हो गया, आप सिंपल समझ लीजिए कि कोई गाड़ी जब रहता है तो गाड़ी में जब तक पेट्रोल या डीजल नहीं डालिएगा तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। आप उसको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डीजल ला के डालिए या डब्बा में खरीद के लाइए वैसे डालिए, आपको पेट्रोल या डीजल डालना है तभी चलेगा, किसी ना किसी तरीका से आपको डालना है। उसी प्रकार से आपको एआई मॉडल से जितना हम डेटा उसमें डालेंगे, जितना डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे, आपका एआई मॉडल्स काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अब देखिए जैसा हम डेटा डालेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। डेटा अगर आपका जो रिक्वायर्ड है वैसा डेटा डालेंगे तो आपका सही रिजल्ट देगा, प्रेडिक्शन सही होगा। अगर डेटा आपका सही नहीं रहेगा तो रिजल्ट भी आपका सही नहीं आएगा। इसलिए एक्यूरेट डेटा डालना है, जो रिक्वायर्ड डेटा होगा वो डालेंगे तभी आपका मशीन जो है प्रिडिक्टेड रिजल्ट देगा और उसका एक्यूरेसी लेवल हाई रहेगा। ओके, इसीलिए एक्यूरेट रिजल्ट के लिए एआई एप्लीकेशन का अच्छा काम करने के लिए डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना डेटा का मशीन काम नहीं करेगा। 2 ऑनलाइन सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन आर, 2 ऑनलाइन सोर्स है। सबसे पहला एपीआई। एपीआई मतलब वेब एपीआई मतलब क्या हो गया आपका, इसमें ट्विटर एपीआई हो गया, वेदर एपीआई हो गया, गूगल मैप एपीआई हो गया, इसमें आपको एप्लीकेशन हो गया। इसमें एपीआई मतलब क्या हो गया, एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन यूज करके हम लोग कोई डेटा का
कलेक्शन करते हैं। जैसे आपका ट्विटर एपीआई हो गया, ट्विटर के डेटा एप्लीकेशन से हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं, वेदर का एप्लीकेशन से डेटा को एक्सेस करते हैं, गूगल मैप के ये एप्लीकेशन डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं। सेकेंड क्या हो गया, ऑनलाइन डेटा सेट फ्रॉम प्लेटफॉर्म लाइक केगल, यूसीआई, मशीन लर्निंग रिस्पोर्टरी और गवर्नमेंट ओपन डेटा पोर्टल। यानी इसमें क्या होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे डेटा आपको स्टोर है, कोई भी आपको वेबसाइट हो गया जिसपे आपको डेटा जो है स्टोर रहता है, वहां से हम लोग डेटा कॉपी करके आप मशीन को ट्रेन करते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होता है, मशीन आपका डेटा के अकॉर्डिंग काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रे स्केल एंड आरजीबी इमेज। ग्रे स्केल और आरजीबी इमेज में क्या डिफरेंस है। देखिए डेफिनेशन की बात करें तो एन इमेज दैट कंटेन ओनली शेड ऑफ ग्रे, यानी इसे ब्लैक टू व्हाइट होगा या ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, जबकि इसमें आपको इमेज जो होता है 3 कलर से बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू से बना होता है। ठीक है, एन इमेज कंपोज ऑफ 3 कलर चैनल, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सेकेंड क्या हो गया, कलर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, कोई कलर स्टोर नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको ब्राइटनेस रहेगा, ब्राइटनेस कम और ज्यादा कर सकते हैं, जबकि इसमें आपको कलर का पूरा इंफॉर्मेशन इसमें रहता है, क्योंकि आपको रेड, ग्रीन, ब्लू कलर को मिला के मिलियंस ऑफ कलर बनाया जा सकता है या बनता भी है, आप लोग को मालूम होगा। इसका पिक्सल रेंज 0, ब्लैक का 0 होता है, व्हाइट का 255 होता है, जबकि इसका क्या होता है 0 से 255 तक, 0 से लेकर 255 तक कंबाइंड करके हम लोग मिलियंस ऑफ कलर को हम लोग बना सकते हैं। इसका फाइल साइज क्या होता है, बहुत ही कम होता है, तो आपको जगह कम लेगा। इसका फाइल साइज ज्यादा होता है क्योंकि इसमें आपको चैनल जो होता है आपको ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका यूज कहाँ होता है, जब लगभग आपका मेडिकल इमेजिंग में, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में, सीसीटीवी इमेज प्रोसेसिंग में, ये सब में काम होता है। और इसमें किसका कहाँ पे काम होगा, फोटोग्राफी में, वीडियो में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में और गेम्स में। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो गया और यहाँ फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ हो गया। तो ये तो आपको एक सिंपल सा डिफ्रेंशिएट किया गया है, आप अपने मन से अगर चाहे तो इजी में बना के इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 12 है, व्हाट आर न्यूरल नेटवर्क, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल द लेयर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। इसमें न्यूरल नेटवर्क क्या होता है बताना है, और न्यूरल नेटवर्क का तीनों आपको लेयर डिफाइन कर देना है। देखिए, न्यूरल नेटवर्क आर कंप्यूटर सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। They consist of many small units called neurons that work together to learn pattern from data and make prediction or decision। देखिए, न्यूरल नेटवर्क जो है ना कंप्यूटर सिस्टम का, वो ह्यूमन ब्रेन से लिया गया, मतलब ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ओके, इसका काम क्या है, तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो आपको छोटे छोटे, जैसे आपका स्मॉल छोटा छोटा यूनिट होता है उसको न्यूरॉन हम लोग कहते हैं, और उसका काम क्या है, तो वो सब मिलकर एक बड़ा बड़ा पैटर्न को पढ़ता है, बड़ा बड़ा पैटर्न को देखेगा, समझेगा, और समझने के बाद उसका प्रेडिक्शन तैयार करता है, डिसीजन तैयार करता है। जैसे हमारा माइंड काम करता है वैसे ही उसी प्रकार से उसका न्यूरॉन काम करता है और एक प्रेडिक्शन और एक डिसीजन लेने का काबिल बनता है। न्यूरल नेटवर्क जो होता है, न्यूरल नेटवर्क आर वाइडली यूज्ड इन एआई, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, टेक्स्ट एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन टास्क। तो इसमें क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क जो है उसका यूज जो है जनरली आपको एआई यानी इमेज रिकॉग्निशन में होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में होगा, टेक्स्ट एनालिसिस में होगा और प्रेडिक्शन टास्क, या टास्क को कोई प्रेडिक्ट करेगा कि जो प्रेडिक्ट कर रहा है वो आपको एक्यूरेसी लेवल थोड़ा ज्यादा रहे, अच्छा रहे। ओके, अगर न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो उसमें आपको 3 लेयर होता है। आपका इनपुट लेयर हो गया, हिडन लेयर हो गया, आउटपुट लेयर हो गया। इनपुट लेयर क्या होता है, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया नेटवर्क का, ये आपको डेटा रिसीव करने का काम करता है, इमेज के फॉर्म में आपका हो जाता है, नंबर के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा रिसीव करता है। अब कोई भी प्रोसेस जो होता है वो इनपुट लेयर में आपको नहीं होता है, वहां से डेटा आपको अंदर जाएगा। हिडन लेयर में क्या होगा, ये आपको मिडिल लेयर होता है जो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में रहता है। ठीक है, दे परफॉर्म मोस्ट ऑफ कंप्यूटेशन एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटेशन और लर्निंग का काम शुरू रहता है, और न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसमें एक या बहुत सारा हिडन लेयर होता है। ठीक है, इसमें जो आपका लेयर होगा इसमें एक के साथ साथ होता है बहुत सारा मल्टीपल हिडन लेयर हो सकता है।
ठीक है, इसका काम क्या है कि बहुत सारे पैटर्न को एनालाइज करेगा, रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देने के लिए तैयार हो जाएगा। और आउटपुट लेयर में क्या होता है, ये एक फाइनल लेयर हो गया जो आपको रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, गिव एनी 4 एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एआई वी सी अराउंड अस। कोई भी 4 एग्जांपल लिखना है एआई का जो अपने चारों तरफ देखते हैं। सबसे पहला हो गया वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें हम लोग गूगल असिस्टेंट भी कहते हैं, सिरी एलेक्सा कहते हैं, जो हमारे वॉइस को, कमांड को समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, यह आपको स्मार्टफोन और सिक्योरिटी सिस्टम में ही होता है। इसका काम क्या है कि किसी भी डिवाइस को अनलॉक करे, यानी आपका चेहरा दिखाइए, डिवाइस को अनलॉक कीजिए। रिकमेंडेशन सिस्टम, प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन और इंस्टाग्राम सजेस्ट वीडियो, प्रोडक्ट और पोस्ट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि कोई भी यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, जिस पे आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, वही प्रोडक्ट को आपको दिखाना शुरू कर देता है। जो आप सर्च करते हैं वीडियो, वही वीडियो आपको आ जाता है। ये आपको रिकमेंडेशन सिस्टम से काम करता है। ये भी एआई के अकॉर्डिंग काम आएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद ऑटोनोमस और स्मार्ट व्हीकल, फीचर्स लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार, लेन डिटेक्शन, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग और पार्किंग असिस्टेंस, जितना भी होता है ये सारे आपको ऑटोमेटिक होगा। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एआई। एआई का टेक्नोलॉजी जो है ना, आपको पूरे दुनिया का एक दिन ऐसा आएगा सत्यानाश कर देगा पूरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है आपका क्वेश्चन 14 देखिए। 14 है कंसीडर द फॉलोइंग 2 डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट ध्यान से देखना है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। देखिए डॉक्यूमेंट 1 में एमएल एंड डीएल आर पार्ट ऑफ एआई लिखा हुआ है, और सेकंड में लिखा डीएल इज ए सबसेट ऑफ एमएल। अब इसको 4 स्टेप्स में बैग ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बैग्स ऑफ वर्ड्स और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अगर दोनों कर लेते हैं ना बच्चा, तो आपका एग्जाम में एकदम अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे नंबर मिलने का चांस रहता है। तो बैग्स ऑफ वर्ड्स और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, इसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए ध्यान समझ लीजिए बैग्स ऑफ वर्ड्स कैसे बनेगा। तो आपका 2 डॉक्यूमेंट आपका दिया रहेगा, 2 लाइन दिया रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसको आप सेंटेंस को नॉर्मलाइज कर लीजिए। कैसे नॉर्मलाइज होगा ध्यान से देखिए, पहले कैसे बनेगा। ये आपका सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे हम आपका बैग्स ऑफ वर्ड का निकाले। देखिए यहाँ पे आपको सेंटेंस जो है दिया हुआ है, देखिए एमएल एंड डीएल आर पार्ट ऑफ एआई और डीएल इज सबसेट ऑफ एमएल। इसको 4 आपको स्टेप्स में लिखना है। सबसे पहला क्या हो गया आपको, ये आपको स्टेप 1 में इसका नाम लिख दिया गया, एमएल डीएल पार्ट ऑफ एआई, डीएल इज सबसेट ऑफ एमएल, ऐसे लिख दीजिए। इसको आप लोग को लोअर केस में कन्वर्ट करना। देखिए दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया गया, एमएल एंड डीएल आर पार्ट ऑफ एआई, डीएल इज ए सबसेट ऑफ एमएल। ठीक है, ये आपका सेम उसी चीज को यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख दिया गया। स्टेप 2 में आपको ये करना है। स्टेप 3 में क्या करना है, सारे वर्ड, दोनों वर्ड को मिक्स करके यहाँ लिख दीजिए। लेकिन याद रहे कि जो वर्ड आपका कॉमन होगा दोनों में, उसको एक ही बार लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑफ, 2 बार ऑफ लिखा हुआ है ना, तो आप एक ही बार ऑफ लिखेंगे इसमें। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो एंड तो खैर एक ही बार है, यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए एक ही बार है, और देखेंगे यहाँ देखिए एमएल है, यहाँ भी एमएल है। ठीक है, तो इसमें एमएल जो है एक ही बार लिखा जाएगा। याद रखना यही चीज कि जब दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे, तो सेंटेंस को मिलाकर जब लिखेंगे ना यहाँ पे, तो आपको रिपीटेड वर्ड को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। और यहाँ पे हम लोग पूरे वर्ड को मिला के दोनों को यहाँ लिख देना है। ठीक है, अरेंज करके लिखिए या बिना अरेंज करके लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या है, इसी सेंटेंस को जो आपने यहाँ मिला के लिखा उसको यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे। ओके, ऐसे लिखा जाएगा ना। अब देखिए ए लिखा हुआ है, तो ए जो है यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कहानी आपको समझना है। यहाँ ए लिखा है, ए कितना जगह है, नीचे है, ऊपर में आपको नहीं है। तो ए आपको ऊपर में नहीं तो 0 हो गया, ए नीचे में तो 1 हो गया। तो जहां आपका ऊपर में होगा तो 1 लिखेंगे, नीचे में होगा नहीं होगा तो 0 लिखेंगे। अगर दोनों सेंटेंस में होगा तो दोनों में 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ए जो है आपको ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं है, नीचे वाले सेंटेंस में ए है, तो यहाँ 1 लिखा गया।
ऊपर वाले सेंटेंस में AI लिखा हुआ है लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में AI नहीं है तो नीचे 0 हो गया। एंड जो है ऊपर वाले सेंटेंस में है नीचे में नहीं है तो ऊपर 1 हो गया, नीचे 0 लिखा गया। R जो है ऊपर वाले सेंटेंस में है नीचे वाले में R नहीं है तो यहाँ 1 लिखा गया, यहाँ 0 लिखा गया। उसके बाद अब देखिए DL जो है आपको ऊपर में भी है नीचे में है तो इसमें भी 1 लिखा गया, इसमें लिखा गया। तो इसी तरीके से आपको लिख देना है। अगर ऊपर में होगा तो 1 लिखेंगे या नीचे में होगा तो नीचे 1 लिख देंगे। बस आपको यही ध्यान से यहाँ पर 0 1 बैठा देना है। अब बैठाने के बाद आपका रिजल्ट जो है यही हो जाएगा। यही डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर देना है। दिस इज कॉल्ड अ बैग्स ऑफ वर्ड्स। आपको 4 स्टेप्स में इसको लिख देना है जिससे आपका ये पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कितने टाइम्स रिपीट होगा या कितने टाइम्स आपको आ रहा है। जो आपको रिपीट होगा या फिर आएगा तो उसमें आपको 1 होगा, जिसमें नहीं रहेगा वर्ड तो उसमें 0 हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 देखिए, ये आपको 2 फिगर दिया हुआ है, एक फिगर 1 हो गया और एक फिगर 2 हो गया। अब दोनों फिगर को आपको क्लासिफाई करना है, दोनों फिगर का मतलब डिफाइन करना है कि कौन सा फिगर है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहला फिगर जो है वो क्लासिफिकेशन का है। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन करेगा। इसका डेफिनेशन क्या है, द ग्राफ शो 2 ग्रुप्स ऑफ डेटा पॉइंट सेपरेट बाय अ डैश लाइन, दिस रिप्रेजेंट क्लासिफिकेशन वेयर द मॉडल असाइन द इनपुट टू डिस्क्रीट कैटेगरी क्लासेज बेस्ड ऑन फीचर। इसमें क्या होता है कि ये क्लासिफिकेशन में आपको ये मॉडल जो है आपको ये असाइन करता है कि जो इसमें आपका कैटेगरी दिया हुआ है वो उसका कैटेगरी जो है उसके क्लास पे डिपेंड कर रहा है, क्लास से उसको क्लासिफिकेशन कर रहा है, उसका जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आप किसी भी टाइप्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके लेवल पे, उसके रंग पे, उसके पैटर्न पे, ये आपको क्लासिफिकेशन में आता है। कोई डेटा अगर मान लीजिए क्लासिफाई किया आता है तो क्यों किया जा रहा है क्लासिफाई, डेटा का टाइप होगा कुछ और, डेटा जो होगा लेवल हो उसका होगा, डेटा का फ्रीक्वेंसी होगा, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है। तो क्लासिफिकेशन करने का बहुत सा तरीका हो सकता है, तो वही यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कि आपको क्लासिफिकेशन में ये मालूम चल रहा है कि जो मॉडल है उसमें इनपुट जो दिया गया वो कैसे अपने क्लास पे और फीचर्स पे वो क्लासिफाई कर रहा है, आपको पैटर्न को देख रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ईमेल स्पैम फिल्टर विच क्लासिफाई ईमेल एज स्पैम और नॉट स्पैम। अनदर एग्जांपल रिकॉग्नाइजिंग इमेज कंटेन कैट और डॉग। सिंपल है, आपका स्पैम ईमेल जो ईमेल आता है मोबाइल में उसका क्लासिफिकेशन होता है कि भाई कोई प्रचार का होगा, एडवर्टीजमेंट का होगा, तो सिंपल सी बात है वो आपको स्पैम मेल में चला जाएगा। तो वो एक एडवर्टीजमेंट जो होता है उसको क्लासिफाई करता है कि भाई ये स्पैम मेल है। उसी प्रकार से यहाँ पे इमेज डॉग और कैट का इमेज को अगर क्लासिफाई किया जाए तो उसके पैटर्न को देखा जाता है कि डॉग का पैटर्न क्या है, कैट का पैटर्न क्या है, और पैटर्न पे उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है कि भाई ये जो है डॉग है और ये कैट है। ओके, सेकेंड फिगर में आपको रिग्रेशन हो गया। वो क्या कर रहा है आपको, द ग्राफ प्रिडिक्ट डेटा पॉइंट विथ कर्व फिटेड टू रिप्रेजेंट देयर ट्रेंड, दिस रिग्रेशन विच प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यू बेस्ड ऑन इनपुट फीचर्स। अब देखिए इसमें ध्यान देखेंगे कि ये आपको ट्रेंड को देखता है। ठीक है, ये जो रिग्रेशन है वो ट्रेंड को देखता है कि अगर आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले ट्रेंड था वो बाद का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसमें आपको कंटिन्यूअस वैल्यू ये पता चलता है कि आपका वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, ट्रेंड को देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान चलिए कि अगर कोई घर खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, कोई जमीन जायदाद खरीदना है, तो वहां पे ट्रेंड देखा जाता है कि पहले जमीन का रेट क्या था, अभी रेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर लिया जाता है कि आने वाले समय में उसका रेट क्या होगा। ठीक है, तो ये ट्रेंड दिखाता है जिसमें आपका साइज, लोकेशन, एज, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। ऐसे फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको प्रिडिक्ट किया जाता है कि आने वाले समय में इसका वैल्यू क्या होगा। ओके, जैसे मान लीजिए अगर कोई जमीन खरीदना है, किसी को जमीन देखने के लिए जाता है, तो सिर्फ जमीन वो नहीं देखता है, जमीन के अगल बगल लोकेलिटी को देखता है, और लोकेलिटी को देखने के बाद ये ऑब्जर्व करता है कि अगर हम ये जमीन खरीद लेंगे तो आने वाले कितने सालों में जमीन का रेट डबल हो जाएगा। वो पैटर्न को देख रहा है, एरिया को देख रहा है, और वो
जमीन का लोकेशन देख रहा है कि क्या जमीन का लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो खरीदारी करेगा। तो पैटर्न कहीं ना कहीं मायने रखता है। ओके, उसी प्रकार टेम्परेचर का है। टेम्परेचर फोरकास्टिंग में क्या होता है, पर डे आपका टेम्परेचर देख के बताया जा सकता है कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। तो ये आपको हो गया पहला फिगर में क्लासिफिकेशन और दूसरा फिगर में रिग्रेशन, जिसमें ये आपको दोनों जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI मैं लिख दे रहा हूं, क्यों है, क्योंकि आपको ये जो है आपका जो टॉपिक है वो इससे आपका MCQ टाइप में भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। अब है क्वेश्चन 16। देखिए यह कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, क्वेश्चन समझिए क्या है, उसके बाद आपको सॉल्व करने के बताया जाएगा। A binary classification model having developed to classify news article, न्यूज आर्टिकल्स को क्लासिफाई करने के लिए बताया गया आइदर फेक न्यूज और रियल न्यूज। फेक न्यूज और रियल न्यूज को क्लासिफाई करने के लिए एक मैट्रिक्स बनाया गया। द मॉडल वाज टेस्टेड एट डेटा सेट ऑफ 500 न्यूज। एक मॉडल को टेस्ट करने के लिए लगाया गया कि भाई 500 न्यूज आपको दिया जा रहा है। अब 500 न्यूज में ये बताना है कि वो न्यूज में कितना सही न्यूज है, कितना रियल न्यूज है, कितना फेक न्यूज है। ठीक है, और उसको यहाँ पे दिया गया है। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हो गया। या रियलिटी में आपका यस नो हो गया, या प्रिडिक्टेड में यस नो हो गया। रियलिटी भी इधर दिया है, इधर प्रिडिक्टेड दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे हो गया 45, ये 15, ये आपका हो गया 20, ये आपका 42। अब इसमें कौन सा प्लेस पे क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। ये आपका ट्रू पॉजिटिव होता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अगले पेज में बताएंगे कि कौन ट्रू पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रू नेगेटिव होगा, कौन फॉल्स पॉजिटिव होगा, कौन फॉल्स नेगेटिव होगा। ये आप बॉक्स में अगर जान जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिया है रियल न्यूज और फेक न्यूज का। इस मैट्रिक्स के आधार पे आपको फाइंड आउट करना है हाउ मैनी टोटल केस ऑफ ट्रू नेगेटिव इन अबव सिनेरियो। तो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव आपका ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा बताएंगे। कैलकुलेट प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर। ये कैसे कैलकुलेट होगा आगे देखिए। यहां आपका दिया हुआ देखिए, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखिए, ये आपका यही फिगर था अंदर वहां क्वेश्चन पे। इसमें क्या करना देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव केस इज 420। टोटल नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव केस कितना हो गया 420 हो गया। दिस वैल्यू इज फाउंड इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स वेयर द मॉडल प्रिडिक्टेड नो। मॉडल क्या प्रिडिक्ट किया, नो यहां पे प्रिडिक्ट किया। ठीक है, रियल नहीं, एक्चुअली वो नो ही था। ठीक है, तो आपको ये क्या होगा 420 हो गया। अब देखिए इसमें F1 स्कोर फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 45 है पहला, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है। तो ट्रू मतलब क्या हो गया ट्रू पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव 45 हो गया। उसके बाद फॉल्स पॉजिटिव, इसके जस्ट बगल का यहाँ पे क्या है फॉल्स पॉजिटिव हो गया। ये हो गया ट्रू पॉजिटिव, ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। देखिए फॉल्स पॉजिटिव हो गया। उसके बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉल्स नेगेटिव, ये आपका फॉल्स नेगेटिव हो गया, ये आपको ट्रू नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपको ट्रू नेगेटिव। फिर से एक बार देख लीजिए, आपका हो गया ये ट्रू पॉजिटिव, आपका हो गया फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब देखिए प्रिसीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, यही फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है। निकालना है ट्रू पॉजिटिव ऊपर रहेगा और नीचे क्या है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। आपको यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, देखिए इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। ट्रू पॉजिटिव 45 हो गया और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव दोनों करेंगे 60 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.75 हो जाएगा। ठीक है, रिकॉल में देखिए, रिकॉल में क्या हो गया ट्रू पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया ट्रू पॉजिटिव बाय फॉल्स नेगेटिव। यहाँ फॉल्स पॉजिटिव है, यहाँ फॉल्स नेगेटिव हो गया। ओके, यहाँ आपको 45 हो जाएगा और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 45/65 होगा। ये फॉल्स नेगेटिव आपको यहाँ 20 है, देखिए यहाँ लिखा है, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना हो गया 45/65। इट मीन्स आपका 0.692 हो जाएगा। अब देखिए जब ये दोनों फाइंड आउट कर लेंगे तब आपको F1 स्कोर निकलेगा। F1 स्कोर कैसे निकलेगा, तो प्रिसीजन इंटू रिकॉल, प्रिसीजन आपको हो गया 0.75। देखिए इंटू रिकॉल क्या हो गया आपको 0.692 हो गया। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका जो ये होगा याद रखेंगे,
आपका ये जो वैल्यू निकालेंगे ना, तो इस ये जो आपका दिया हुआ है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको आप 0.75 प्लस 0.692 को ये दोनों को जोड़ के आप डिवाइड करेंगे। यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो आंसर आएगा ये दोनों के सम को इसके आंसर से डिवाइड कर देंगे, तो आपका F1 स्कोर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है। बस आपको याद रखना है यहाँ पे कि ये जो आपको पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पैटर्न आपको दिया हुआ है, ये बॉक्स को आप याद रख लीजिए कि आपका ट्रू पॉजिटिव कौन सा होता है, फॉल्स पॉजिटिव कौन सा है, फॉल्स निगेटिव कौन सा है, ट्रू निगेटिव कौन सा है। अगर ये चारों फाइंड आउट कर लेंगे ना तो बस फॉर्मूला आपको करना है, और फॉर्मूला जब कर लेंगे तो आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है F1 स्कोर का, ये जो क्वेश्चन है एक्यूरेसी निकालने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर बार के क्वेश्चन में आया इस तरह क्वेश्चन, चाहे किसी भी साल का क्वेश्चन देखेंगे आप तो ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है, तो बस आप लोग हर एक साल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। 2022 का क्वेश्चन है, 2023 का है, 2024 का है, 25 का है, सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। इवन बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी करेगा एंड यू कैन स्कोर बेटर एंड बेटर मार्क्स। ओके, सो बी प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस जो आपको दिया हुआ है, उसको आप समय से पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा ही जाएगा।